गुड इवनिंग। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आपका प्रयास भी चल रहा है। आप लोग महा आंदोलन में भी आज शामिल हुए। पढ़ाई और अपने हक की लड़ाई, यही दो चीज होता है। बात बात में अड़ना सीखो और कुछ लेना है तो लड़ना सीखो। लड़ाई अपने से भी होती है, यानी मन नहीं कर रहा पढ़ने का फिर भी पढ़ना है। तो आज हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किसके लिए? तो बिहार लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट और पॉलिटेक्निक असिस्टेंट लाइब्रेरियन और लाइब्रेरियन में उम्मीद है आने वाले प्रश्न, यानी ऐसा प्रश्न जो संभावित है। तो आइए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस परफेक्ट बनाता है, और अगर आपने कंसेप्ट के साथ पढ़ा है तो आपसे आसानी से आंसर बनेगा, अन्यथा थोड़ी मुश्किल होगी। मेरा प्रयास होगा कि मैं आपको समझाऊं। आप देख रहे हैं मेहरोत्रा समिति, यानी मेहरोत्रा कमेटी की स्थापना हुई थी। अब आपको देखना है कि कब हुई थी। तो आप जब देखेंगे तो आपको एक चीज और ध्यान रखना होगा कि मेहरोत्रा कमेटी किस काम के लिए बना था, यानी इसकी जो स्थापना हुई तो किस काम के लिए। यूजीसी ने शिक्षकों के पे रिवीजन के लिए बनाया था, पे रिवीजन के लिए। और ये बना कब था? तो 1983 में, 1983 में, 1983 में। ये आपको याद रखना पड़ेगा, 1983। और पे रिवीजन। अब दूसरा प्रश्न आप देखें, जेडी ब्राउन किस वर्गीकरण पद्धति से संबंधित है? आपको मैं बताना चाहता हूं, और पहले भी मैंने बताया है, कि जितना भी क्लासिफिकेशन स्कीम है, चाहे बीएसओ हो, चाहे इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन स्कीम हो, यूडीसी हो कि डीडीसी हो, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम, सारे स्कीम को आप रट जाएं, यानी बार बार पढ़े। रटना का तो हम कहते ही नहीं है। मैं 22 साल से ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, 22 साल से, बल्कि उससे भी ज्यादा। आज तक मैं रटने के लिए नहीं कहता हूँ, बार बार समझ के पढ़ो, दिमाग में सेट होगा। तो आप क्लासिफिकेशन की स्कीम कब, किसने दिया और कहाँ से उनका ताल्लुक है, एक क्वेश्चन रहता है प्रायः सभी प्रतियोगी परीक्षा में। तो आपका हल होगा यहाँ पर जेडी ब्राउन किस वर्गीकरण पद्धति से संबंधित है। तो प्रयास आप करें तो आप देखेंगे कि यह सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन से है, यानी जेडी ब्राउन का संबंध विषय वर्गीकरण पद्धति से है। और आपको याद रखना होगा 1906 में। कब? 1906। ये क्वेश्चन प्रायः आता है, और कभी कभी शॉर्ट फॉर्म करके दे देता है ऐसे, एससी सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। तो मुझे उम्मीद है कि आप बना लिए होंगे। FRBR मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया?
तो जब तक आप फीड को डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, इफ्ला को डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, एएलए को डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस को डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, तो आप एग्जाम में तुक्का मारेंगे। लेकिन अगर आप डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इफ्ला के द्वारा विकसित किया गया, इसका आंसर होगा इफ्ला। इसी प्रकार यूजीसी इन्फोनेट जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का, मुरली मनोहर जोशी जी का जो शिक्षा मंत्री थे, और इन्फिलिबिनेट के डायरेक्टर का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है यूजीसी इन्फोनेट बनाने में। यूजीसी इन्फोनेट जो बनाया गया इसलिए कि मोर देन 14,000 यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, प्राइवेट डीम्ड, अफिलेटेड छूट रहा था। चूंकि इन्फिलिबिनेट जब बनाया गया, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, सूचनाओं को हस्तांतरित करने के लिए, रिसोर्स शेयरिंग के लिए, तो इसके निदान निकाला गया और यूजीसी इन्फोनेट जो बना वो कंसोर्शियम है, कंसोर्टियम है। ये होता क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स शेयरिंग और टेम्पररी एग्रीमेंट बिटवीन एटलीस्ट टू इंस्टीट्यूशंस या टू लाइब्रेरी या टू कॉरपोरेट सेक्टर्स। और इसका पर्पस क्या होता है? लिस्ट प्राइस करना, बेस्ट इंफॉर्मेशन को लार्जेस्ट यूजर तक लिस्ट प्राइस में देना। इसका डिटेल भी हम लोग पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ यूजीसी का कंसोर्शियम क्या है, इंजीनियरिंग कॉलेज का क्या है, उससे प्रश्न आता है, ये टोटल हम लोग पढ़ेंगे। डीडीसी के किस संस्करण में दशा संबंध, फेज रिलेशन कहते किसको है? तो कहा कि रिलेशन बिटवीन द बेसिक सब्जेक्ट इज नोन एज फेज रिलेशन। बीएलआईएस के छात्र अगर देख रहे हैं तो मैं उन्हें कहूंगा कि इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, और एमएलआईएस के छात्र भी अगर देख रहे हैं तो अच्छे से पढ़ लीजिए। इसलिए अच्छे से पढ़ लीजिए कि प्रश्न पूछा भी जाता है, और ये अगर क्लियर रहेगा तो आप सीसी जब कोलन क्लासिफिकेशन प्रैक्टिकल बनाएंगे तो उसमें भी सुविधा होगा। और साथ ही फेज रिलेशन से भी क्वेश्चन रहता है, और ये प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी होता है प्रतियोगी परीक्षा में। तो ये सब थोड़ा समझ के पढ़ना है। पहले पाठ्य सामग्री जो आपके पास है, जो बुक है, उसके बाद आपके पास अगर कोई अनुभवी शिक्षक हैं तो उनसे, चूंकि सामान्य प्रकार के शिक्षक तो ये बताएंगे भी नहीं, चूंकि उन्हें खुद ही पता होगा या नहीं होगा, ईश्वर जाने। तो फेज रिलेशन टोटली टेक्निकल है, दशा संबंध जिसको कहते हैं। और रंगनाथन के ने इनको 3 भागों में बांटा, इंट्रा सब्जेक्ट, इंट्रा फेसेट, इंट्रा एरे। और फिर इसका रिलेशन 5 प्रकार का दिखाया है सीसी के 6th एडिशन में। जनरल, बाइस, कंपैरिजन, डिफरेंस और इन्फ्लुएंस। 7th एडिशन जब आप पढ़ेंगे तो एक रिलेशन और बढ़ा है, टूल। ये सारा आप महसूस कीजिएगा जब आप सीसी का प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, सीसी के प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी पढ़ेंगे। और ये सब प्रतियोगी परीक्षा में आता है और आएगा, इसलिए ये सबको अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पर डीडीसी के किस संस्करण में यानी किस एडिशन में फेज रिलेशन का यूज है? तो ये 11th एडिशन में यूज है। जब आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा।
डीडीसी में भी फेज रिलेशन का इस्तेमाल होता है और यूडीसी में भी। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन का विकास किस वर्ष हुआ? ये भी क्वेश्चन है, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हम लोगों ने देखा सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन का। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन का विकास किस वर्ष? तो ये 1904 में हुआ था। एक क्वेश्चन आता है कि सीआरजी है कहाँ? सीआरजी के बारे में आता है कि सीआरजी कहाँ है, तो ये खुद में क्वेश्चन में एक आंसर छुपा हुआ है कि ये लंदन में है। और दूसरा आता है कि ये किस वर्ष? तो 1952 में। सीआरजी स्थापित कब हुआ? तो 1952 में। और क्लासिफिकेशन रिसर्च सर्किल अगर आ गया, सीआरजी के जगह पर क्लासिफिकेशन रिसर्च सर्किल, तो न्यू दिल्ली हो जाएगा और रंगनाथन हो जाएंगे। हेनरी लॉ फॉन्टेन। एक क्वेश्चन आता है कि ये किस देश से संबंधित हैं? तो बेल्जियम के थे। दूसरा, प्रोफेशन से ये एडवोकेट थे। लेकिन इन दोनों में से कुछ भी नहीं पूछा गया। यहाँ पूछा जा रहा है कि हेनरी लॉ फॉन्टेन किस वर्गीकरण पद्धति के विकास से जुड़े हुए हैं। तो जब आप प्रयास कीजिए कि हेनरी लॉ फॉन्टेन किस वर्गीकरण पद्धति के विकास से जुड़े हुए हैं, तो जब आप पढ़ा होगा, आपने देखा होगा, तो ये आप बना लेंगे। यूडीसी से। ये ई नहीं है, लिखने में हो गया सी है। यूडीसी। इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना से प्रकाशित किया जाता है। न्यूयॉर्क से। भारत में पीएचडी कोर्स का प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया? क्या अलगप्पा यूनिवर्सिटी ने किया, कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने किया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने किया, या यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने किया? तो आपको ये बताना है कि किस यूनिवर्सिटी ने पीएचडी का, लाइब्रेरी साइंस में पीएचडी की डिग्री या पीएचडी का कोर्स शुरू किया है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इंडिया किस वर्ष अस्तित्व में आया? अगर आप एमएलआईएस के छात्र हैं तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को भी खूब अच्छे से पढ़ना है। और इससे प्रश्न नेट में भी पूछा जाता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब और कहां से और किन किन चीजों की सूचना हम ले सकते हैं, पूरा डिटेल। लेकिन यहां सिर्फ पूछा गया कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इंडिया में किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय 2005 में मनमोहन सिंह के प्रयास से इसे बनाया गया था या लाया गया था।
1913 में 1913 में प्रलेखन सेवाओं के प्रति, ये भी क्वेश्चन आता है कि किस चीज के लिए, तो प्रलेखन सेवाओं के प्रति उनके योगदान के लिए शांति के लिए नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ, नोबेल पुरस्कार। उसी समय 1913 में भारत में टैगोर साहब को भी मिला था नोबेल प्राइज। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि 1913 में किसको प्रलेखन सेवा के प्रति उनके योगदान के लिए शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो हेनरी लॉ फॉन्टेन को डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्रों में। ZBB यानी जीरो बेस्ड बजट, ZBB का फुल फॉर्म जीरो बेस्ड बजट, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। जीरो बेस्ड बजट के मतलब के अगाड़ अपिछाड़, यानी पूरा आगे पीछे का छोड़ करके पहले जीरो से शुरू करना है बजट। जीरो बेस्ड बजट को फ्रेश बजट भी कहते हैं। और जीरो बेस्ड बजट पीटर फायर ने दिया था, पीटर फायर। BLIS के छात्र हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसको भी डिटेल में पढ़ लेना। वैसे लाइव क्लास में ये सब बताएंगे, घबराना नहीं है, सिर्फ बने रहना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और सब्सक्राइब करना है। उन लोगों को भी बताना है जो लोग अभी LIS कैरियर से दूर हैं कि आ गया आफ्ताब सर का LIS कैरियर, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड प्रैक्टिकल, थ्योरी, BLIS, कंपटीशन का, DSSB, KVS, NVS, पॉलिटेक्निक, बिहार लाइब्रेरियन, राजस्थान लाइब्रेरियन, पूरे हिंदुस्तान में जहां से भी वैकेंसी आएगा आपके सामने हम आएंगे। और जो एक भी पोस्ट आएगा मेरा प्रयास होगा कि आपके सामने वो मैं ला दूं कि देखिए अमुक जगह से ये पोस्ट आया हुआ है, आप इसमें अप्लाई कीजिए। और जब आप एक बार अच्छे से मेहनत करेंगे तो आप एक पोस्ट में भी compete करेंगे। ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे पास हैं। और मैं उन बच्चों को कहता हूं कि जब तैयारी पूरा जम के हो तो अवश्य एक पद में भी भरना है, और लोग भरते हैं और compete करते हैं। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल हमारे पास है, तो आप भी वैसा करेंगे मुझे उम्मीद है। जीरो बेस्ड बजट मैंने कहा, इसका फुल फॉर्म भी जानेंगे। और जीरो बेस्ड बजट पीटर फायर ने दिया, और कब दिया, तो 1970 में दिया, ये याद रखना है। 1970 में ये अनेकों बार प्रश्न पूछा गया है। यहां पूछा गया कि INB पहली बार प्रकाशित हुआ था, लेकिन इससे अनेक क्वेश्चन है कि फादर ऑफ INB किसे कहा जाता है। इससे पूछा जाता है कि फादर ऑफ INB, BS केशवन, BS केशवन फादर ऑफ INB। अगर सिर्फ पूछ दिया गया इसके बारे में, इसके फादर कौन है, तो कोनार्ड गेस्नर, कोनार्ड गेस्नर इसके फादर है। और अगर ये नहीं पूछा गया, कुछ भी नहीं पूछा गया, पूछ दिया गया
कि रेफरेंस सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी में कब से इसका प्रकाशन हो रहा है, तो आपको जवाब देना होगा 1985 से। लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं यहाँ पर है, यहाँ पर ऐसे अनेकों प्रश्न हैं, अनेकों प्रश्न इससे एक लाइन से बन जाएगा। आईएनबी पहली बार प्रकाशित हुआ 1958 में, लेकिन कहीं कहीं किसी किसी पुस्तक में 1957 भी है, इसलिए याद रखना है 57 58 दोनों। बीएनबी पहली बार प्रकाशित हुआ था, तो और आईएनबी मंथली है और बीएनबी वीकली है। बीएनबी का प्रकाशन शुरू कब हुआ, तो 1950 में, 1950 में। ये क्वेश्चन डीएसएसबी में आया था कि अगर किसी पुस्तकालय के संग्रह में डिजिटल के साथ परलेखीय स्रोत का भी संग्रह हो तो वो कहलाता है। अब जैसे एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन में भी बच्चे हैं, ऑफलाइन में जो बच्चे बैठे हुए हैं, और आप जो डिजिटल माध्यम से आप वीडियो के शक्ल में पढ़ रहे हैं, तो इसको हाइब्रिड क्लास कहेंगे। उसी प्रकार से ये जो डिजिटल है और ये जो परलेखीय स्रोत है, इन दोनों का जो मिश्रण है, इसको हम लोग हाइब्रिड लाइब्रेरी कहते हैं। अब हमें जानना होगा कि पब्लिक लाइब्रेरी क्या है, हाइब्रिड लाइब्रेरी क्या है, डिजिटल लाइब्रेरी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स लाइब्रेरी क्या है, वर्चुअल लाइब्रेरी क्या है, ग्रीन लाइब्रेरी किसे कहते हैं। तो जैसे जैसे पढ़ेंगे सब चीज सीखते चले जाएंगे। यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज होता है। भारत के में होगा, भारत में लाइब्रेरी डे कब मनाया जाता है, तो बच्चा मार देता है इसको लाइब्रेरियन डे वाला डेट। लाइब्रेरी डे 14 नवंबर को मनाया जाता है, और अगर लाइब्रेरियन डे हो जाता, लाइब्रेरियन डे तो ये हो जाता 12 अगस्त। और अगर पूछ दिया जाता लाइब्रेरी वीक, तो ये हो जाता 14 से 20 नवंबर। अब उसको कब किसने शुरू किया, लाइब्रेरियन डे कब शुरू हुआ, ये तो जान गए, लेकिन किसने शुरू किया, लाइब्रेरी डे किसने शुरू किया। मैंने 14 फरवरी को बताया था कि लाइब्रेरी लवर डे आज है, लाइब्रेरी लवर डे, और बुक लवर डे अगस्त में मनाया जाता है। तो आप जैसे जैसे पढ़ेंगे, सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रास्ता क्लियर नहीं होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कंसेप्ट के साथ प्रैक्टिस और 3 स्टेप के साथ तैयारी अगर करना है, मन से करना है और लेने के लिए नौकरी करना है, तो 3 स्टेप में पहला स्टेप क्या होगा कि उस चैप्टर को खूब अच्छे से पढ़ेंगे। अगर मुझे समझ में आ जाता है, पूरा कंसेप्ट क्लियर है, तो प्रैक्टिस सेट कि कैसे 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 क्वेश्चन आता है और क्या क्या नया प्रश्न इसमें बनेगा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप कि जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, तो उसे फिर पढ़ेंगे, फिर दोबारा पढ़ेंगे, तिबारा पढ़ेंगे,
और अगर उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तो अपने शिक्षक से, वह शिक्षक से जो पूरी तरीके से आपको लगे कि आपको सिखा सकते हैं, आपको बता सकते हैं, उनकी मदद लेना। और तीसरा कि हर दिन कुछ नया जानना, वह चीज भी जानना जो लेटेस्ट है और वह चीज भी जानना जो सिलेबस में है, जो अभी तक हम नहीं पढ़े हैं। तो प्रोग्रेस होता चला जाएगा। जैसे आपके अगर जेब में कुछ मनी रहता है, पैसा रहता है, मनी रहता है, तो आपको सारा सामान देखने के बाद भी ख्वाहिश नहीं होता है। क्यों? चूंकि आपको लगता है कि आई कैन परचेज। उसी तरह से अगर आपको नॉलेज बढ़ता जाएगा तो आपको अंदर से ये फीलिंग होगा कि आई कैन डू। और जब ये आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कर सकता हूँ, तो 100% आप कर जाइएगा। और जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप बना लेंगे इस 3 स्टेप के बाद, तो फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है कि अभी पूर्व में जो परीक्षाएं हुई हैं उसका पैटर्न क्या है। अगर इस तरह से सिस्टमेटिक आप पढ़ेंगे, निश्चित आप कामयाब होंगे। साथ ही प्रैक्टिकल बेस्ड जितना थ्योरी है उसको पढ़कर उसका भी आपको टेस्ट में या टेस्ट सीरीज में या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको आंसर देना होगा। ये तभी आपका प्रैक्टिस होगा। छोटी छोटी बातों में, यानी छोटे छोटे पॉइंट में आंसर बदल जाता है। जब तक कंसेप्ट नहीं होगा परेशानी होगा। तो आप देख रहे हैं इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन सन 1933 में स्थापित हुआ। ये तो खुद में एक क्वेश्चन है कि कब स्थापित हुआ था आईएलए। आईएलए स्थापित कब हुआ था? तो 1933 में। आईएलए का फुल फॉर्म भी दिया हुआ है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। और कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। लेकिन वर्तमान में अगर पूछ दिया गया या पूछा गया कि अभी आईएलए का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपको याद रखना है मुखर्जी नगर न्यू दिल्ली में है। लेकिन ये सब नहीं पूछा गया, थोड़ा सा अंदर से पूछा गया है कि आपको एग्जैक्ट डेट याद है या नहीं है, या सिर्फ आपने ईयर याद किया हुआ है। तो 13 सितंबर 1933 में इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। डॉक्टर रंगनाथन को दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा किस वर्ष डीलिट की डिग्री दी गई थी? डीलिट की डिग्री प्रदान किया गया था। तो आपको बता दें कि डीलिट की डिग्री पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी ने भी दिया था। रंगनाथन को पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी ने दिया था 1964 में, 1964 में। लेकिन डॉक्टर रंगनाथन को 1948 में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट डिग्री प्रदान किया गया। यानी पहला डीलिट की डिग्री उनको 1948 में मिला दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और दूसरा डीलिट का डिग्री पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी यूएसए से मिला 1964 में, 1964 में। इनमें से ओसीएलसी का प्रोडक्ट नहीं है। अब जब तक ओसीएलसी का सारा प्रोडक्ट आप नहीं पढ़ेंगे, 20-25 प्रोडक्ट है, तो ये तुक्का मारने के अलावा तो कुछ आप कर भी नहीं सकते। ओसीएलसी जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर पहले नाम था, बाद में इसका नाम ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर किया गया। इसकी स्थापना 1967 में हुआ। ये सब इंटर लाइब्रेरी लोन कब, वर्ल्ड कैट है क्या, ओसीएलसी दुनिया का सबसे बड़ा डेटाबेस सेंटर है,
ये सारी चीज़ आप जानेंगे। और OCLC से प्रश्न आता है तो आपको ये भी पता होगा कि OCLC का बहुत बड़ा योगदान DDC में भी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे और टाइम देंगे। आज भी बच्चे, जितने छात्र एवं छात्रा, उन्होंने मेहनत किया, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। बधाई के पात्र हैं वो लोग कि जो बार बार अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से, और असल यही है शांतिपूर्ण तरीका, अपनी बातों को रख रहे हैं। करत करत ही कुछ होता है। तो वैकेंसी जैसे आया, बिहार में पॉलिटेक्निक का जो जुलाई में परीक्षा का डेट भी आपको मैंने वीडियो बना के भी दिखाया है। आप LIS कैरियर में देख भी सकते हैं अगर नहीं देखा आपने। और बिहार लाइब्रेरियन भी बहुत जल्दी आएगा आपको, इसलिए आप पढ़ाई में बने रहें और बहुत सीरियस होकर पढ़िए। जो BLIS के छात्र हैं, MLIS के छात्र हैं, उसके बाद आपको बिना समय बर्बाद किए हुए एक दिन भी कंपटीशन में लग जाना है, कंपटीशन की तैयारी में लग जाना है और नौकरी अपनी सुरक्षित और सुनिश्चित कर लेना है। तो OCLC के प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट को जब आप जानेंगे तो पता ये चलेगा कि वर्ल्ड कैट, वेब जंक्शन और वर्ल्ड शेयर, ये तीनों का तीनों OCLC का प्रोडक्ट है। लेकिन फेसेट पब्लिशिंग इसका प्रोडक्ट नहीं है। यानी इसका आंसर ये हो गया, इसका आंसर ये हो गया, प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ पूछा जा रहा है नहीं, बल्कि नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो मैंने आपको MCQ दिया, आपके सामने MCQ को एक्सप्लेन किया, आपको फ़ायदा हुआ होगा और आगे आप पढ़ेंगे तो और फ़ायदा होगा। आप वीडियो के साथ बने रहिए और उन लोगों को बताइए जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स अगर होता रहेगा तो मुझे भी एनर्जी मिलता रहेगा। और मैंने आपको कहा है कि सब ई का कमाल है। ई मतलब हम हैं एक्सपीरियंस्ड, और ई का मतलब हो गया एक्सचेंज, और आपके पास है एनर्जी, यानी आपको ताकत है करने की और मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो इसके माध्यम से जाएगा आपके पास तो रिजल्ट एक्सीलेंट होगा। यानी ये जो रिजल्ट एक्सीलेंट का है, तो मुझे उम्मीद है कि आपका एनर्जी, आप एनर्जेटिक लोग हो और हमारा एक्सपीरियंस रिजल्ट एक्सेलेंट बनाने में आपको मदद करेगा। तो आज यहीं तक, पुनः आपसे कल मिलते हैं LIS कैरियर पे, इसी उम्मीद के साथ कि आप समय निकाल निकाल कर, बल्कि समय फिक्स करके अपनी पढ़ाई को मजबूती से करेंगे। और उन लोगों को भी मैं खास तौर से बोल रहा हूं जो महिला हैं, जो अपने घर को भी संभाल रही हैं, परिवार को भी संभाल रही हैं और गांव घर में बैठी हुई हैं, कि आप भी खूब पढ़िए। 35% बिहार सरकार ने आपके लिए दिया हुआ है। पूरा आप कोशिश कीजिए, पूरी ताकत लगाइए और उन लोगों को भी बता दीजिए जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, उन्हें भी बताइए कि ये क्लास फ्री का चल रहा है और आफ्ताब सर का चल रहा है। आफ्ताब सर को बिहार में लाइब्रेरी साइंस में लोग जानते हैं, पहचानते हैं। अगर आप बताएंगे तो वो सब्सक्राइब कर लेंगे। बाय बाय, टाटा, खुश रहिए, आगे बढ़िए और आप लोग कामयाब होइए, यही मेरी दुआ है।